साथियों, हमें लाभ जो मिला था इसका जो 0.14% मिला होगा शायद, आरक्षण का जो लाभ था। शिक्षा की मंशा तो उनसे पहले से ही नहीं थी हमारे को देने की। ये आप अपने ही हाथ में रखें तो आपका समाज बढ़ पाएगा, नहीं तो ये आप समझ लीजिए। पहले आपके स्कूल बंद किए गए थे राजस्थान में 28,000, उस पर पूरे देश में आपत्ति नहीं हुई। 5,000 यूपी में बंद हुए हैं सर। और पूरे भारत का नक्शा बदल दीजिए। आप रोजगार शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो रोजगार ही खत्म कर रहा है। अगर आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं ना, तो आपके साथ पति खत्म कर दिया उसने। तो आप कहाँ हैं और किस स्थिति में है, ये आप बात करें। अगर ये हमारे महापुरुष या जो भी थे, अगर वो जो बड़े धन्य सेठ भी रहे इस समाज में, अगर वो शिक्षा पे काम कर लिया होते, अस्पताल पे काम कर लिया होते, तो ये दिन ना देखना पड़ता। जैन समाज को देखिए। अच्छा, एक लाभ और है, अल्पसंख्यक में जैन है, मुस्लिम है, सिख है। और सर वो सब के सब मास्टर, वो प्रिंसिपल है या मालिक है किसी किसी स्कूल के। जितने जैन के स्कूल हैं सब के सब लाभ ले रहे हैं सर सरकार की योजनाओं का। क्यों लाभ ले रहे हैं? कि अल्पसंख्यक में छूट है सर, सीधी सीधी। आपके बच्चे को वो फीस भी माफ नहीं कर रहे, क्योंकि व्यवस्था उनके पास है सर। और उस व्यवस्था में हम कैसे सेंधमारी करेंगे जब हमें जानकारी होगी? सीधे सीधा फंड। अगर जानकारी है तो आप बचेंगे, जानकारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं बहस करने लग जाऊं किसी बात के लेकर तो अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूँ, ना कि दूसरे की। दूसरे पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सर, मैं अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूँ। तो उसी चीज को हमें देखना है कि हमें अपने समाज को दिशा क्या देनी है और क्या उसका हमें लाभ है। मेरा काम बैंक में काम करने के साथ साथ संविधान का प्रचार करना भी है। उदय संस्था UDAY, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फॉर यूथ, एक ही हमारा काम है। जब भी हमें समय मिलता है, छुट्टी हो या कुछ और फेस्टिवल्स हों, उसमें हम संविधान को जानने का प्रयास करते हैं और जितनी हमें समझ है उतना बताने का प्रयास करते हैं। मैं ये पुरका जी में जो स्कूल चल रहा है उसमें अपनी टीम को लेकर मैं गया था। बहुत ही अच्छा मुझे लगा वहाँ का टीचिंग स्टाफ। और मेषपाल जी कहाँ हैं? यस, इन लोगों ने इतना अच्छा हमारा स्वागत किया वहाँ पर। हालांकि हम किसी स्वागत के लिए वहाँ नहीं गए थे। हमारा काम तो गांव गांव मोहल्ले जाने का होता है और जो संविधान में व्यवस्था है उसको बताने का होता है। 2 सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, एक मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, लास्ट में आ रहा है, स्कूल कॉलेज विद्यालयों की स्थापना कैसे करें और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी और भुखमरी से कैसे बचाया जाए। तो जिन साथियों ने संविधान नहीं पढ़ा उनसे मेरा अनुरोध है कि संविधान का भाग 4 अवश्य पढ़ें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यदि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 15%, 20% भी लागू हो जाएं, तो ये जो 2 सब्जेक्ट दिए हैं आपने, ये आने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। अब मैं बता रहा हूं आपको एक उदाहरण, संविधान ने क्या किया और उसका क्या लाभ मिला। संविधान के लाभ बहुत हैं और संविधान के बिना, यदि संविधान नहीं होता तो शायद गढ़वाल मंडल में बैठने की जगह नहीं मिलती आपको। और ये होने जा रहा है अब, क्योंकि आपको संविधान की जरूरत नहीं है। अभी हमारे साथी बोल के गए हैं। संविधान का पहला छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। IIT आपने सुना होगा दिल्ली में, केवल दिल्ली की बात कर रहा हूं। पता है आपको कितने एकड़ में बना हुआ है? 320 एकड़ में बना हुआ है। क्या आप बना पाएंगे ऐसा? और आगे चलते हैं। JNU कितने एकड़ में बना हुआ है? 1019.3 एकड़। यह संविधान की ताकत है जो स्थापित हुए हैं। और किसके लिए हुए वो? शायद मेरे लिए,
शायद आपके लिए। कोई एमएससी है, कोई डॉक्टर है, और ऐसे ही एम्स बने हुए हैं, कितने एकड़ में बने हुए। आप कहते हो संविधान की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है तो फिर बनाओ, देखते हैं कितने एकड़ में आप बुद्ध विहार बनाओगे। बना के दिखाओ जरा, कितने एकड़ में बुद्ध विहार बनाओगे, और फिर उसमें ना कब्जा हो जाए। और कब्जे हो रहे हैं, दूर नहीं है। साहिबाबाद में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल के नाम से 18 एकड़ जमीन थी, आज जीडीए ने कब्जा कर लिया उसमें, क्योंकि आप उसमें एक कमरा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? यही चीज रही कि हम तो 2-2 रुपए के चंदे से बनाएंगे। बुद्धवीर मौर्य का नाम सुना होगा आपने। ज्ञानी जैल सिंह, उनके टाइम पर जब उनके राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह, और बुद्धवीर मौर्य के बगल में बैठते थे। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा मैं इसको बना देता हूं मौर्य जी, आपका समाज में याद रखेगा और देश दुनिया याद रखेगी, मैं बनवा देता हूं इसको। मौर्य जी ने कहा क्या बात कहते हो जैल सिंह जी, मेरा समाज क्या मर गया? क्या मेरा समाज इतना भूखा नंगा है? मैं अपने समाज से 10-10, 2-2 रुपए लेके बनाऊंगा। कहां है आज वो 2 रुपए 10 रुपए? कहना बहुत आसान है दोस्तों, करना बहुत मुश्किल है। इसलिए संविधान आया कि संविधान करेगा आपके काम। और ये तो बाबा साहब ने कहा था। 25 नवंबर 1949 का उनका भाषण सुनिए, क्या कहा उन्होंने कि दुनिया में सब लोग आए हैं, सब जो लोग जाएंगे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पैसे वाले आए, और एक दिन मुझे भी जाना है, ये बाबा साहब बोल रहे हैं। लेकिन मेरे जाने के बाद जो मैं नहीं कर पाया, ये मेरा संविधान करेगा, यदि आपने इसको ध्यान दिया तो। लेकिन हम संविधान को भूल गए, संविधान को अछूत बना दिया, जैसे बाबा साहब को लोगों ने अछूत बना रखा है। बस मैं यही खत्म करता हूं बात, फिर कभी मौका मिलेगा मैं कैडर भी हमारे लोग हम साथियों को संविधान के बारे में बताते हैं, बिना किसी खर्चा संविधान की चर्चा। संविधान के नजदीक बैठ के देखिए, एक बार बाबा साहब नजर आएंगे, ऐसा लगेगा बाबा साहब से बात कर रहे हैं, और आप कहते हो संविधान की जरूरत नहीं है हमें। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। उससे पूर्व विद्वान वक्ताओं द्वारा, चाहे वो हमारे बुद्ध धम्म की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे वो गरीबी की बात हो, सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया है। और कुछ बिंदु को कहते कहते पूरी बात को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा और साक्षरता पे बात हो रही थी। अब साक्षरता और शिक्षरता की बात जहां तक आ जाती है, शिक्षा की बात आ जाती है, तो देखिए साक्षरता से मेरा जो व्यक्तिगत मानना है या मैंने जो पढ़ा है वो मैं अपने विचार बता रहा हूं, हो सकता है वो डिफरेंट हो। साक्षर बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि वो पढ़ ले और लिख ले, और शिक्षित होने से तात्पर्य इतना है कि वो उस चीज को समझे, तर्क करे, अपने ज्ञान कौशल को पहचाने, सही क्या है गलत क्या है उस पर अंतर पैदा करे, वही शिक्षा है और वही वास्तविक शिक्षा है। अब विषय हमारा जो यहाँ चल रहा है उससे हट करके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि विद्यालय खोला जाए, कैसे खोला जाए, इस पे विशेष चर्चा नहीं हुई। हालांकि कई साथियों ने कहा कि हमारा समाज गरीब नहीं है, या गरीब ना होने के साथ साथ हमारे पास बहुसंख्यक लोग हैं, यदि हम थोड़ा थोड़ा भी धन एकत्रित करेंगे तो निश्चित ही हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत है हमको, क्या कहते हैं, विद्यालय खोलने की? भाई इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। आप कोई, हम किसी से कहेंगे कि आप हमको डोनेट करिएगा, आप हमको पैसा दीजिएगा, हमें स्कूल खोलना है। क्यों? स्कूल नहीं है क्या? सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, हमें स्कूलों की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो विद्यालय खुले हुए हैं, मोस्टली विद्यालय में साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षा का काम नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो अपने हिसाब से चल रहा है। हमारे साथी कह रहे हैं कि हमको अपने धम्म की बात करनी चाहिए, या जहां पर भी हम संस्थाएं चल रही हैं वहां पे भाई किसी ने अगर छोटा स्टेप ही उठाया और वो अपना काम कर रहा है, निश्चित ही वो स्वागत योग्य है,
और प्रशंसनीय है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये स्कूल खोलने की बात आ क्यों रही है। मैं समझता हूँ भारतीय संविधान की रचना से पहले एक बाबा साहब का एक कथन था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो समाज है वो इस लायक नहीं है कि वो अपने स्वयं से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सके, स्कूल भेज सके, उनके खर्चों को वहन कर सके। जस्ट इसके विपरीत एक समाज ऐसा है जिसके पास साधन है, साधन संपन्न है, और वे लोग अपने न केवल बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं, उनके लिए ट्यूटर की व्यवस्था कर सकते हैं, और भी तरीके से उनके पास साधन संसाधन है। तो जब ये विचार था, मेरा जो मानना है या मैंने जो पढ़ा है या मुझको जो जानकारी है, हो सकता है मुझसे बहुत सारे प्रबुद्ध साथी बैठे हुए हैं, उस विचार के बाद ही भारतीय संविधान में शिक्षा को क्या कहें सरकार के मतलब पक्ष में रखा गया कि सरकार की जिम्मेदारी होगी, सरकार की जवाबदेही होगी कि वो हर वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो वो व्यवस्था तो संविधान में है और उसके माध्यम से सरकारी स्कूल खोले। यहां से बताया गया कि बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? किसी ने कहा कि इसकी जवाबदेही हमारी भी है, हमारे, और एक अनुपात अगर निकाला जाए, अगर उसको देखा जाए ठीक से, तो जो सरकारी संस्थान है उनमें आप अगर पाएंगे तो मोस्टली क्या कहते हैं बहुसंख्यक लोग वहां पे आपको पंजीकृत मिलेंगे। जैसे कहा कि मिड डे मील ले आया गया, मिड डे मील अपनी जगह हो जाता है, लेकिन वहां पर आप और देख लीजिएगा कि इतने सारे काम बढ़ गए हैं, इतने सारे काम बढ़ गए हैं कि अगर आप उनके आदेशों का पालन करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप जिस काम के लिए वहां पे रखा गया आप उस काम को नहीं कर सकते, यदि उनके आदेशों का पालन करते हैं तो। लेकिन चूंकि शासन का आदेश है, जो भी शासन सत्ता में होता है उसका आदेश आता है, उसका पालन किया जाता है, उन सबको करते हैं लोग, और करना भी चाहिए भाई, जो शासन का आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन क्या उसके माध्यम से हमारा जो समाज, जो टॉपिक है आज का, कि बच्चा रोजगार के लिए तैयार हो रहा है, क्या बच्चा तार्किक ज्ञान प्राप्त कर रहा है? जैसे कि साथी ने बताया कि बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट, इन शब्दों के लिए कहा था। अब एजुकेट से लोग क्या कहते हैं, यही तात्पर्य ले लेते हैं कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने एमए कर लिया, मैंने बीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, डबल एमए कर लिया है। भाई उनका तात्पर्य, शिक्षित होने से तात्पर्य है कि आप तार्किक हैं या नहीं हैं। आप कितना ही क्या कहते हैं ज्ञानी बन जाइए, जब तक आपको सही और गलत का नहीं पता है तो आप अपने आप को कैसे शिक्षित कह लेंगे। जैसे कि सर ने टोक दिया, उनको लगा, अच्छा लगा, भाई आप क्या कहते हैं शिक्षित है, आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका कहना ये भी एक सुखद अनुभव उस चीज से हुआ कि आप अगर ये दृढ़ संकल्प यहाँ से लेके जाते हैं कि अपने परिवार में, अपने परिवार को, यदि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसके लिए अगर तैयार, अगर अपना बच्चे को कर देते हैं तो निश्चित ही हमारा समाज निश्चित ही वो बन जाएगा जो हम चाहते हैं। लेकिन उसकी उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी, यहाँ पे बैठे हुए जो भी साथी हैं, जो भी यहाँ पे बातें हुई हैं, किसी की अच्छी हुई हैं, किसी की बहुत अच्छी हुई हैं, किसी ने अपने तरीके से उस बात को क्या कहते हैं प्रस्तुत किया है और किसी ने दूसरे तरीके से किया है। तो मेरा यही कहना है कि विद्यालय खोलने के लिए, देखिए हमारे पास, सरकार के पास था, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से, जैसे कहा किसी ने कि इतने विद्यालय, 5000 विद्यालय बंद हो गए, 6000 विद्यालय बंद हो गए, वहां का इतना क्या कहते हैं करोड़ का बजट जो है उनको क्या कहते हैं बच रहा है, वो कुछ यहाँ लगा दे रहे हैं, कुछ वहां लगा दे रहे हैं। वे बातें सब ठीक है, लेकिन अब हम आपसे कहेंगे कि आप आइए और इस चीज को करिए। क्यों करेंगे आप भाई? यदि आप चाहते हैं कि आपका समाज, आपके समाज का बच्चा शिक्षित हो, ना वो साक्षर हो, वो साक्षर ना हो, वो शिक्षित हो, यदि आप चाहते हैं तो मैं समझता हूं आप निश्चित ही सहयोग करेंगे हमारे संगठन का, हमारे इस बॉडी का, जिसका आप सभी अंग ही हैं। और जब आप इसका साथ देंगे, इसका सहयोग करेंगे, तो जो जिस उद्देश्य को लेकर के ये संघ चला है, हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। और शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा है, साक्षरता नहीं है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, मुझसे पूर्व भी बताया है साथियों ने, और मैं भी वही वाली बात को दोहरा रहा हूं कि शिक्षित होना और साक्षर होना में अंतर है ही है।
और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो शिक्षित करने के लिए कर रहे हैं। बच्चा अगर वो शिक्षित हो जाएगा, उसको तर्क शक्ति आ जाएगी, अगर वो तार्किक रूप से सोचने लगेगा और वो विचार करने लगेगा, तो न केवल वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लेगा, बल्कि क्या कहते हैं, अपने रोजगार को भी छीन लेगा। वो रोजगार को खुद स्वतः अपने आप उसको क्या कहते हैं, रोजगार मिल जाएगा। यदि अगर वही पुरानी व्यवस्था, पुरानी शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए अगर वो काम कर रहा है, किसी तरीके से अगर पा भी जाता है, तो फिर वो आगे क्या करेगा, वही चीज वो अपने बच्चों को देगा, वही चीज अपने समाज को देगा। तो हमारे संगठन का, हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि इस शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए, जैसा कि पूर्व कहा गया कि भारत को बौद्धमय बनाना है, तो जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा, साक्षर नहीं शिक्षित हो जाएगा, तो निश्चित ही जो भी उद्देश्य हैं, संस्था के उद्देश्य हों, आपके उद्देश्य हों, महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, जो विचार थे, वे निश्चित ही पूरे होंगे। केवल कब होंगे, जब बच्चा वो साक्षर नहीं शिक्षित होगा। तो शिक्षित करने के लिए हमारे पास खुद के संसाधन होने चाहिए, और अगर वे हमारे पास संसाधन तभी होंगे जब हमारा जो समाज है, जिससे अपेक्षाएं हैं, यदि वे अपेक्षाओं में हमारा सहयोग करते हैं और सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही उसकी पूर्ति होगी। तो चूंकि समय बहुत हो रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ है, फिर कहेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ एक बार आप सभी का मैंने ये समझने की कोशिश की है कि एजुकेशन, बेरोजगारी और बुद्ध धम्म, इन तीनों पे प्रकाश थोड़ा थोड़ा डलना चाहिए। साथियों, जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था तो हमें जो कायदा दिया गया, उस कायदे में तस्वीर और ए आ ई लिखे थे, साथ में तस्वीरें बनी थी। तो उस तस्वीरों से हमें जल्दी से सीखना और समझना आ जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से हर एक गांव में हमारी बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, शहरों में हमारे मोहल्ले हैं। अगर ठीक उसी पद्धति के अनुसार हमारी टीम अपने समाज और मोहल्लों में जाकर के, और जैसे यहां पर दिखाया जा रहा है, उस पिक्चर के माध्यम से हम अपने पूरे इतिहास को, महापुरुषों के इतिहास को, बाबा साहब की विपरीत परिस्थितियों को, उनको वहां पर दिखाएं और अपने वक्ते से उन्हें बताएं, तो मुझे लगता है कि वहां से हमें बहुत स्टूडेंट निकलेंगे और हमारे छोटे छोटे स्कूल बनते चले जाएंगे, और हमारा जो बुद्ध धम्म है उसका साथ साथ प्रचार भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से उसको भी समझाने की कोशिश करें। और साथियों, समय कम मिला है, इसलिए बहुत ही थोड़े समय में समाप्त करूंगा। तीसरा आता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी की समस्या तो सबके साथ, लेकिन हमारे समाज में स्किलफुल बंदे बहुत हैं, जो कि कारपेंटर का काम जानते हैं, बार्बर शॉप का काम करते हैं और अनेक प्रकार के काम करते हैं। तो हमारे पास पढ़ाई के बाद जो हम स्कूल छोटे छोटे खोल रहे हैं या हमने खोल लिए हैं, खोलने वाले हैं, तो 1-2 घंटे वे हमारे समाज के स्किलफुल जो बंदे हैं आकर के उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं, वो प्रोफेशनल शिक्षा दे सकते हैं, जिससे हमारा काम साथ साथ हमारे बच्चे सीखेंगे। जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनको पढ़ाई के लिए आगे प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, और जो काम करना चाहते हैं उनको काम की तरफ प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। वे बच्चे जब 10वीं 12वीं कक्षा में आएंगे तो शायद उन्हें अपने पेरेंट्स से अपना खर्चा मांगने की जरूरत नहीं होगी, वे अपना खर्चा खुद पैदा कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है, जो आज विषय में, उस विषय पर सिर्फ 2 ही मिनट लूंगा। विषय है आने वाली पीढ़ियों को अशिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी और भूखमरी से कैसे बचाए। विषय बहुत गंभीर है और समय है नहीं। सबसे पहले तो ये जो हमारा ट्रस्ट है, जो हमारा ये संस्था है, ये लॉर्ड बुद्धा के नाम से है। और जब हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से किसी संस्था को चला रहे हैं, तो पहले उस संस्था के जिस संस्था जिसके नाम से चलाई, उसके बारे में हमें जानकारी पूर्ण रूप से रहनी चाहिए। उसमें चाहे मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ या कोई और सम्मानित साथी हो,
उसकी जानकारी रखो। अगर बुद्धिज्म को आपने पढ़ा होगा तो बुद्धिज्म में सबसे पहले आत्मा का खंडन किया है भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने आत्मा का खंडन किया है। क्या है? अभी कहा कि श्रद्धेय प्रमोद जी का निधन हुआ, उनकी निधन के लिए 2 मिनट का आप आत्मा को शांति के लिए मौन रख लो। क्या यह सही वर्ड था? लास्ट में क्या ओम शांति शांति सही था? ये कार्यक्रम ऑनलाइन प्रसारित होगा और लोगों के बीच जब ये खबर जाके कोई देखेगा तो क्या संगठन को कोई ऑथराइज बताया था? ऑथराइज संगठन अपने वर्ड कभी भी आप अगर मीडिया के बीच जा रहे हो, अपनी बात कह रहे हो ना, तो एक एक वर्ड को बहुत सोच समझ कर कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारे इतने होशियार व्यक्ति बुद्धिजीवी इंसान बैठे कि मुंह से निकले एक एक वर्ड को पकड़ लेगा। मैं सिर्फ इसीलिए आया, मेरा कहने का मतलब कोई और नहीं था, कहने को बहुत कुछ भी है। दूसरा, हम किसी भी मूवमेंट को अगर हम सफल बनाओगे या हम उसे सफल कर सकते हैं तो एक ही कंडीशन पर कर सकते हैं, जब तक हम अपने घर में अपने परिवार में ओनली अपनी पत्नी और अपने बच्चों को तैयार कर लेना। प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लेकर जाओ कि मैं सिर्फ अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को तैयार कर दूंगा, तो मैं कह रहा कि कोई भी क्रांति ऐसी नहीं है जिसमें हम विजय हासिल ना हो। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी को मैंने तैयार किया, पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट बना रखी है, पूरा परिवार बुद्धिस्ट बना दिया, किसी प्रकार का कोई नहीं है। बाबूजी हमारे कहाँ जाजे, बाबूजी 2-3 दिन रहकर आए हमारे कमल किशोर सेठ जी, उन्होंने देखा है। हमारे बीच BR बोस जी बैठे हैं, आपने पूर्ण रूप से परिवार बुद्धिस्ट बना रखा है। तो ये बुद्धिस्ट बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। हमको दीपावली मनाने के लिए बहाना चाहिए, हम दीपोदान मना देंगे। जब हमारे पास छुट्टी नहीं, हम दीपावली नहीं छोड़ेंगे ना, तो हम उसे दीपोदान के रूप में अपना देंगे। लेकिन हम अपनाना जरूर, हम मनाना जरूर, क्योंकि हमारे खून में हमारे बाप दादा दोनों चीज दे दी। उसे निकालने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली, जान ली और बस कर दिया। मेरी उम्र 44 के लगभग है, लेकिन माने राही जी समय 2003 में जुड़ चुका था, 2003 से। और 2003 से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मैं इनके साथ ना गया, हर जगह गया, तो हर जगह, और पूरा समय दिया। और बिल्कुल लोअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। माने राही जी का मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि आपने कहा कि कृष्ण जी आप जुड़े रहो, और कहीं ना कहीं आज आप समाज के लिए अगर जो मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसका फल आपको अच्छा ही मिला। आप बाबूजी हैं हमारे बीच, रेलवे से रिटायर्ड हुए, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ सर का। मैं भी कभी 4th क्लास में था, आज मैं फिलहाल एज ए चीफ ओएस हूँ एट प्रेजेंट, तो मुख्य कार्यालय अधीक्षक। लेकिन ये है कि अगर हम खुद समझ गए और हमने अपना परिवार को समझा दिया, तो ये जो अशिक्षा है ना, अशिक्षा, ये अशिक्षा वही है। अगर हमने हायर एजुकेशन ले ली तो वो शिक्षा नहीं है। अशिक्षा, शिक्षा और अशिक्षा मंत्र यही है। और हमने हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने नई जनरेशन को नहीं सुधार पाए, तो हमारे लिए वह भी अशिक्षा ही है, हम वहां भी अशिक्षित हैं। हम सिर्फ और कुछ ना करो, अपने परिवार में समझाने का प्रयास करो। और मैं कह रहा हूं कि यही चैन जिस टाइम जुड़ती चली जाएगी ना, एक दिन ये तथागत बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक और महापुरुषों का जो भी विचार है ना, उसे रियल में जोड़ देगा।